In this lecture, we will discuss about the gas turbine and gas turbine cycles. What is gas turbine? Gas turbine is a device which converts the high pressure and temperature gases, the energy of high temperature and pressure gases into the mechanical energy. Mechanical energy means the rotating shaft, rotating energy. That is the mechanical energy. ठीक है? तो यहाँ पे आप जो साइकिल गैस टरबाइन देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ गैस टरबाइन बोलते हैं तो ये वाला जो कंपोनेंट है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। टरबाइन गैस टरबाइन का फंक्शन क्या है? गैस टरबाइन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस इनटू द मैकेनिकल एनर्जी और कन्वर्ट्स इट इनटू ए रोटेटिंग शाफ्ट। इस रोटेटिंग शाफ्ट से एक जनरेटर कनेक्ट रहता है और जो वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है अगर हम इसको किसी पावर प्लांट में यूज कर रहे होते हैं, या फिर अगर हम इस साइकिल को एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं तो फिर इसके आगे एक नोजल लगा होता है और उस नोजल से जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है उससे एरोप्लेन आगे आपका मूव करता है। तो इसकी जो एप्लीकेशन है गैस टरबाइन की, वो एप्लीकेशन क्या हैं? या तो ये एयरक्राफ्ट में यूज होता है, एयरक्राफ्ट में जो एरोप्लेन होते हैं ऊपर जोड़ते हैं, या फिर ये पावर प्लांट में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के। ठीक है, अभी ये हम बात कर रहे थे गैस टरबाइन की। अगर हम बोलते हैं गैस टरबाइन साइकिल, तो गैस टरबाइन साइकिल में सारे कंपोनेंट आ जाएंगे जो भी उस साइकिल में यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ गैस टरबाइन बोलते हैं तो एक कंपोनेंट होगा, लेकिन अगर गैस टरबाइन साइकिल बोलते हैं तो गैस टरबाइन साइकिल में वो सारे कंपोनेंट आ जाते हैं जो कि इसके साथ में वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जो गैस टरबाइन साइकिल है उसके और भी कई सारे नाम हैं जिन नामों से आप उनको जान सकते हैं। गैस टरबाइन साइकिल बोलते हैं, या फिर हम इसको ब्रिटन साइकिल बोलते हैं, ब्रिटन साइकिल, या फिर हम इसको जूल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्रिटन साइकिल, जूल साइकिल या गैस टरबाइन साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ये दो तरीके की होती है। एक साइकिल होती है ओपन साइकिल और दूसरी साइकिल होती है क्लोज्ड साइकिल। इनको बहुत ध्यान से समझें। ओपन साइकिल गैस टरबाइन और क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझें। ओपन साइकिल का मतलब है कि जो साइकिल है वो ओपन रहेगी, एक साइड से इनलेट होगा वर्किंग फ्लूइड का और दूसरी साइड से आउटलेट हो जाएगा, और हर बार आपका फ्रेश चार्ज या फ्रेश एयर जो है वो एंटर करेगा। क्लोज्ड साइकिल, जैसा कि नाम में भी है, क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन में जो साइकिल है वो क्लोज्ड रहेगी, और अगर साइकिल क्लोज रहेगी तो मास एंटर नहीं करेगा। साइकिल अगर क्लोज, मास मतलब किसका मास? वर्किंग फ्लूइड का मास, जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा। वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? जो साइकिल में पार्ट लेता है, जो साइकिल में एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो गैस टरबाइन में जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो कोई गैस होगी या एयर हो सकता है। ठीक है, एयर हो सकती है या फिर कोई गैस हो सकती है, या फिर गैसेस का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्किंग फ्लूइड का मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। क्योंकि साइकिल क्लोज्ड है तो एक बार साइकिल में जितना मास हम फिल कर देंगे वही सर्कुलेट होता रहेगा, वही एनर्जी को ट्रांसफर करता रहेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन जो ओपन साइकिल है उसमें हर बार आपका नया फ्रेश मास एंटर करेगा और वो जो है साइकिल के एंड में लीव कर जाएगा। तो गैस टरबाइन साइकिल दो तरीके की होती है, ओपन साइकिल और क्लोज्ड साइकिल। ठीक है, दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन है। जो पावर प्लांट में यूज होती हैं वो क्लोज्ड साइकिल्स यूज होती हैं, जो एयरक्राफ्ट में यूज होती हैं वो ओपन साइकिल यूज होती है। उसका रीजन अभी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो ओपन साइकिल है उसका वर्किंग क्या होता है? देखिए, ओपन साइकिल में तीन कंपोनेंट होते हैं। ओपन साइकिल में, ये है ओपन साइकिल गैस टरबाइन, उस ओपन साइकिल में तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है गैस टरबाइन, एक होता है कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, ठीक है, और एक होता है कंबस्चन चैम्बर। ये जो सीसी लिखा हुआ है, सीसी का मतलब कंबस्चन चैम्बर। ठीक है, ओपन साइकिल गैस टरबाइन में तीन कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, कंबस्चन चैम्बर और गैस टरबाइन। ये तीन कंपोनेंट मिलके ओपन साइकिल गैस टरबाइन।
कैसे काम करती है? देखिए, यहां से फ्रेश एयर कंप्रेसर के अंदर एंटर करती है। एट जनरली ये जो एयर एंटर करती है इसको 0.1 मार्क कर देते हैं, और ये जो एयर यहाँ पे एंटर कर रही है 1 पॉइंट पे, इसका प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 ये एटमॉस्फेरिक हो। मतलब ये जो एयर है वो कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से आ रही है। तो जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर का होगा, जितना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का होगा, उतना ही इस एयर का प्रेशर और टेम्परेचर होगा जब ये कंप्रेसर में एंटर। कंप्रेसर इज ए डिवाइस विच इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ ए गैस और एयर। ठीक है, तो एयर का या किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसका नाम है कंप्रेसर। तो यहाँ पे ये एक एयर कंप्रेसर लगा है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे एयर इसमें एंटर करेगी, कंप्रेसर उस एयर का प्रेशर इंक्रीज करेगा, और उसका प्रेशर इंक्रीज करने के बाद जब ये एयर बाहर निकलेगी तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2। तो प्रोसेस 1 2 क्या हुआ? एयर जो है वो कंप्रेस होके कंप्रेसर में कंप्रेस होके बाहर निकल गई। 2 पॉइंट पे जब एयर कंप्रेसर से बाहर आएगी तो उसका प्रेशर होगा P2। ठीक है, अब ये जो P2 है, दिस P2, क्योंकि एयर कंप्रेसर का जो आउटलेट है दैट इज 0.2, तो 2 पॉइंट का जो प्रेशर है P2 दैट विल बी ग्रेटर देन P1। P1 से ज्यादा होगा। अगर P1 से ज्यादा नहीं होगा तो कंप्रेसर लगाने का फायदा क्या? तो कंप्रेसर ने उस एयर का या वर्किंग फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर दिया, एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि अननेसेसरीली टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हम चाहते नहीं कि कंप्रेसर में जब एयर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तब टेम्परेचर इंक्रीज हो। क्यों नहीं चाहते वो हम जब एयर कंप्रेसर पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एयर का प्रेशर इंक्रीज करने में इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पॉइंट पे जो टेम्परेचर मिलेगा T2, वो टेम्परेचर भी T1 से ज्यादा होगा, यानी कि T2 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन T1। ठीक, ये जो प्रोसेस होता है कंप्रेसर में 1 से 2, दिस प्रोसेस इज theoretically, ideally, this process is isentropic process। isentropic process, isentropic क्या होता है? रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक क्या होता है? जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब 1 2 जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना होगा? प्रोसेस 1 2 में हीट ट्रांसफर कितना होगा? 0, because it is an isentropic process। dq of process 1 2 is 0। 1 2 प्रोसेस जो है वो कैसा है? आइसेंट्रोपिक है। आइसेंट्रोपिकली इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ज्यादा प्रेशर की एयर है वो एंटर करती है एक चेंबर में, जहां पे हम ऊपर से इस चेंबर में यहाँ से ऊपर से एक इंजेक्टर के थ्रू इसमें फ्यूल इंजेक्ट कर देते हैं। कंबस्शन चैम्बर में एक इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फ्यूल इंजेक्ट करने से जो एयर है वो उसके साथ, एयर के साथ जो फ्यूल है वो मिक्स हो जाता है। एयर इंजेक्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो कोई सा भी फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, चाहे कोई गैस यूज कर रहे हैं, कोई हो सकता है कि नेचुरल गैस हो सकती है, या फिर डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, या कोई अदर टाइप का भी लो क्वालिटी हाई क्वालिटी फ्यूल हो सकता है। तो जो भी वो फ्यूल होगा, अगर वो लिक्विड होगा तो भी, और अगर वो गैस होगा तब तो होगा। जैसे ही वो कंबस्शन चैम्बर में एंटर करेगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो वेपराइज हो जाएगा। अगर लिक्विड होगा तो वेपराइज हो जाएगा, और अगर गैसियस फ्यूल होगा तब तो उसको वेपराइज, वो तो पहले से गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या होगा कि कंबस्शन चैम्बर में एयर इधर से एंटर कर रही है, वेपोराइज्ड फ्यूल यहां से गैसियस फॉर्म में यहां से एंटर कर रहा है, दोनों मिक्स हो जाएंगे। किसी भी फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए? एयर, हवा, ऑक्सीजन, या फिर टेम्परेचर, दोनों चीज चाहिए।
हवा और टेम्परेचर। तो हवा यहाँ से मिल गई, एयर इसमें एयर फ्यूल के साथ में आके मिक्स हो गई, ठीक है। टेम्परेचर के लिए यहाँ पे क्या लगा रहेगा, एक स्पार्क प्लग लगा रहेगा। तो उससे क्या होगा, कंबस्शन चैम्बर में जो है वो उस फ्यूल का इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और कंबस्शन हो जाएगा। कंबस्शन होने के बाद जो प्रेशर था और टेम्परेचर था वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। कंप्रेसर से भी हमने एयर का प्रेशर इंक्रीज कर लिया था। अब यहाँ पे कंबस्शन होने के बाद में उसका सॉरी प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कंप्रेसर से हमने उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज करने के बाद 2 पॉइंट पे जब ये एयर कंप्रेसर से बाहर आई तो ये हाई प्रेशर एयर कंबस्शन चैम्बर में एंटर करेगी। यहाँ पे इसमें फ्यूल मिक्स होगा और फ्यूल मिक्स होने के बाद उसका फ्यूल का कंबस्शन हो जाएगा एयर के साथ में। कंबस्शन इज ए केमिकल प्रोसेस, तो केमिकल रिएक्शन हो, उसमें कुछ जो प्रोडक्ट रहेगा फ्यूल का वो कन्वर्ट हो जाएगा एयर के साथ रिएक्शन करके किसी एग्जॉस्ट गैसेस में, ठीक है। अब प्रेशर कंप्रेसर में इंक्रीज हो गया था, टेम्परेचर यहाँ कंबस्शन चैम्बर में इंक्रीज हो गया। अब जो गैस इस यहाँ पे इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं पॉइंट नंबर 3। तो इस 3 पॉइंट पे जब ये बाहर आएगी गैसेस, अब एयर थी पहले, तो यहां से फ्यूल मिक्स हो गया, फ्यूल का कंबस्शन भी हो गया, ठीक है। एयर सप्लाई करी, उसमें फ्यूल भी इंजेक्ट हो गया, फ्यूल का कंबस्शन हो गया, तो बाहर क्या निकलेगा, एग्जॉस्ट गैसेस, कंबस्शन के प्रोडक्ट्स जो बनेंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2, तो बाहर क्या आएगा, CO2। वैसे ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो बाहर क्या आएगा, वाटर वेपर। तो ये सब क्या है, कंबस्शन, इन सबको क्या बोलते हैं, कंबस्शन प्रोडक्ट्स। कंबस्शन के प्रोडक्ट्स हैं, वो कंबस्शन होने के बाद में बने हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कंबस्शन प्रोडक्ट्स या फिर एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस। तो ये जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं या एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जब ये कंबस्शन चैम्बर से बाहर आएंगे तो इनका प्रेशर और टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहेगा। मींस उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंबस्शन प्रोडक्ट्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी। बेसिकली क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो क्या है, उसके पास एनर्जी है। अब उस एनर्जी को लेके ये जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं वो जाएंगे गैस टरबाइन के पास। गैस टरबाइन पे के ब्लेड्स पे जब वो हाई टेम्परेचर प्रेशर कंबस्शन प्रोडक्ट्स एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगा। टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन के साथ में जो शाफ्ट यहाँ पे लगी हुई है पीछे वो रोटेट करेगी और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। मींस गैस टरबाइन ने क्या किया, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो फॉर्म में होती है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या रोटरी मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी को इस गैस टरबाइन ने कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन रोटेट होना शुरू हो गया। अब जो भी हमें इसका एप्लीकेशन है वो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हम इसको यूज कर लेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो इसके आगे एक जनरेटर लगा देंगे, जो जनरेटर इस शाफ्ट से रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स थे उस अपनी एनर्जी से इस टरबाइन को रोटेट कराएंगे, तो अपनी एनर्जी तो ट्रांसफर कर दी ना। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब वो एनर्जी टरबाइन को दे दी उन्होंने, टरबाइन रोटेट होने लगा तो उनकी तो एनर्जी कम होगी, यानी कि उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, उसकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे जब वो टरबाइन के बाहर, यहाँ पे बर्फ टरबाइन से बाहर निकलेंगे वो कंबस्शन प्रोडक्ट्स, तो उसकी जो एनर्जी थी वो डाउन हो जाएगी, बहुत कम उसके पास एनर्जी रह जाएगी, क्योंकि ज्यादा जो मैक्सिमम एनर्जी है वो टरबाइन को ट्रांसफर हो चुकी है इन द प्रोसेस 3-4। और ये जो प्रोसेस रहता है 3-4, ये प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक। आइसेंट्रोपिक मींस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मतलब इस प्रोसेस में भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में, हीट ट्रांसफर होगा। जो भी इसके पास इंटरनल एनर्जी थी गैस के पास, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, dq इज इक्वल टू dw प्लस du। dq है यहाँ पे 0, यानी कि सारी की सारी जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें,
वर्क में, ठीक है, तो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी dq ऑफ 3/4 यानी कि 3/4 प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर है वो कितना हो जाएगा, 0। जो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी जो है थी वो कन्वर्ट हो गई वर्क में, वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। यहाँ से जो निकले वो बहुत ही कम एनर्जी के साथ कंबस्शन प्रोडक्ट्स 4 पॉइंट पे बाहर आएंगे, और वो कंबस्शन प्रोडक्ट्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। उन कंबस्शन प्रोडक्ट्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, अगर हम इसको पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको गैस टरबाइन एयरक्राफ्ट में यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सारी एनर्जी टरबाइन को नहीं देते, टरबाइन को थोड़ी एनर्जी देती है गैसेस, ठीक है। टरबाइन को थोड़ा सा रोटेट कराता है, और उसके बाद बाकी की जो एनर्जी है, इसके बाद यहाँ पे वो लगा रहता है एक नोजल। यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक नोजल लगा रहता है, ठीक है। उस नोजल से थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है, जिससे एयरक्राफ्ट को स्पीड मिलती है, आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो अभी नोजल के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। गैस टरबाइन साइकिल जो है वो टरबाइन तक रहती है। तो टरबाइन से, क्योंकि ओपन साइकिल है, तो टरबाइन से वो कंबस्शन प्रोडक्ट्स निकल के बाहर चले जाएंगे एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये टरबाइन के साथ में कंप्रेसर भी कनेक्टेड है। ये क्या है, ये एक शाफ्ट है, ये जो आप देख रहे हैं एक शाफ्ट है जो कि टरबाइन और कंप्रेसर को कनेक्ट कर रही है। अब कंप्रेसर चलेगा कैसे, तो गैस टरबाइन साइकिल में ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, गैस टरबाइन साइकिल में हमेशा जो कंप्रेसर है उसको पावर टरबाइन से ही मिलती है। टरबाइन के साथ कंप्रेसर गैस टरबाइन साइकिल में एक ही शाफ्ट से दोनों कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो जब तक टरबाइन रोटेट नहीं करेगा कंप्रेसर भी रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब इनिशियली जो एयर है वो धीरे थोड़ा बहुत उसका प्रेशर बढ़ेगा, कंबस्शन चैम्बर में जाएगी, जब टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगा कंप्रेसर रोटेट करना शुरू करेगा, और उसके बाद जो है वो धीरे 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 अपनी इफिशियंसी को गेन कर लेगा, अपनी जो पावर है उसको गेन कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो कंप्रेसर है, कि कंप्रेसर की वो जो पावर मिलेगी वो टरबाइन से ही मिलेगी, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ गैस टरबाइन साइकिल। ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस साइकिल में जो एनर्जी या वर्क प्रोड्यूस होता है उसका लगभग 50 से 60%, ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा ये कंप्रेसर में चला जाता है। एयर को कंप्रेस करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। तो जितनी पावर या वर्क टरबाइन प्रोड्यूस करता है उसका लगभग 50 से 60% जो हिस्सा है वो कंप्रेसर को ही चला जाता है, ठीक है। तो कंप्रेसर जो है वो डायरेक्टली कपल रहता है टरबाइन के साथ, टरबाइन ही कंप्रेसर को घुमाता है, और टरबाइन की लगभग 50 से 60% पावर जो है वो कंप्रेसर में चली जाती है, ठीक है। अब देखो जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स यहां से निकले थे कंबस्शन चैम्बर से, वो डायरेक्टली कहां गए, टरबाइन पे। इसका मतलब कंबस्शन चैम्बर में आपको गुड क्वालिटी फ्यूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैड क्वालिटी फ्यूल होगा तो वो टरबाइन के ब्लेड को खराब कर देगा, क्योंकि जो कंबस्शन प्रोडक्ट्स कंबस्शन चैम्बर से बन रहे हैं वो डायरेक्टली टरबाइन के ऊपर गिर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है उनका टरबाइन ब्लेड्स के साथ। तो अगर बैड क्वालिटी फ्यूल होगा तो टरबाइन के ब्लेड्स को वो खराब कर देगा, अगर उसमें इम्प्योरिटीज मिली होंगी तो। इसलिए ओपन साइकिल गैस टरबाइन में हमेशा गुड क्वालिटी फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इरोजन। इरोजन क्या होता है, ब्लेड्स की जो परत होती है ब्लेड्स पे उसको उखाड़ना, मतलब जैसे कि जैसे आप देखें कहीं से ऊपर से पानी गिर रहा होता है, अगर मिट्टी की सतह है तो अगर आप ऊपर से उस पर पानी गिराएंगे तो वहां की मिट्टी हट जाएगी पानी के उस बहाव की वजह से, उसको बोलते हैं इरोजन। तो उसी तरीके से जैसे जैसे वो गैस टरबाइन के ब्लेड्स पे जाती है तो वहां से उस मेटल को या मटेरियल को थोड़ा थोड़ा वहां से उखाड़ती रहती है, उसको बोलते हैं इरोजन। तो इरोजन हो जाएगा उसमें अगर बैड क्वालिटी फ्यूल। लेकिन फिर भी जो ये गैस टरबाइन ओपन साइकिल है वो
ज्यादा यूज होती है, मोस्टली यूज ज्यादा यूज होती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि ये हल्की रहती है, कंप्रेसर, टरबाइन और कंबस्शन चैम्बर, और कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो बहुत ही लाइट वेटेड ये साइकिल रहती है, इसीलिए मोस्टली यूज्ड ओपन साइकिल ही यूज्ड होती है। ठीक है, क्लोज्ड उतना ज्यादा यूज नहीं होती है। मेनली जो एयरक्राफ्ट में है वो गैस टरबाइन यही वाला ओपन साइकिल ही यूज होती है। एयरक्राफ्ट, पावर प्लांट तो बहुत कम यूज होते हैं गैस टरबाइन। ठीक है, इसलिए जो मोस्ट यूज्ड साइकिल है वो ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है 1-2 प्रोसेस, दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे आइसेंट्रोपिकली एयर का कंप्रेस हो रहा है। देखो यहाँ पे इनिशियली जब ये एंटर किया था पॉइंट 1 पे वो एयर थी, सिर्फ एयर थी। आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन हुआ एयर का, उसके बाद 2 पॉइंट पे के बाद जो एयर थी वो एंटर करी कंबशन चैम्बर में, यहां से उसमें फ्यूल मिक्स हुआ, उसका कंबशन हुआ, और उसके बाद जब 3 पॉइंट मतलब एंटर करी थी तब थी एयर, और जब बाहर निकली तब कंबशन प्रोडक्ट्स बन गए, धुआं जिसको बोलते हैं, जो गाड़ी से देखा ना धुआं निकलता है, दैट इज एग्जॉस्ट कंबशन प्रोडक्ट्स। तो वो कंबशन प्रोडक्ट्स बन के निकला है। 2 पॉइंट पे एयर एंटर करी थी, और 3 पॉइंट पे कंबशन प्रोडक्ट्स बाहर निकले, और इसमें क्या मिक्स हो गया, फ्यूल मिक्स हो गया साथ में। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मास भी ऐड हुआ है। तो जब हम एक्चुअल गैस टरबाइन साइकिल को स्टडी करेंगे ना, वहां पे इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे 1-2 जो प्रोसेस था वहां पे सिर्फ एयर थी, लेकिन 2-3 प्रोसेस में उसमें फ्यूल का मास भी ऐड हो गया, यानी कि एयर का जो मास था 3 पॉइंट पे फ्यूल का मास उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जो टरबाइन पे जो मास जाएगा वो कितना जाएगा, Ma+Mf, फ्यूल का मास प्लस एयर का मास। जबकि जब कंप्रेशर की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे सिर्फ Ma रहेगा। ठीक है, ये चीज मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, याद रखना। तो जो कंप्रेशन हो गया, 2 पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। 2-3 जो प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, 2-3 जो प्रोसेस है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसमें प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर में इसमें एनर्जी ऐड हो जाएगी कंबशन के थ्रू, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी ऐड होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। 2-3 इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और मास ऐड हो जाएगा। जब एक्चुअल पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, मास ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और 3-4 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो 3 प्रोसेस है यहाँ पे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन या कंबशन, एंड 3-4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एक्सपेंड हो रही है गैसेस जो है, वो कंप्रेस हो गई थी पहले और अब वो एक्सपेंड हो रही है। जब वो एक्सपेंड होंगी तो टरबाइन को अपनी एनर्जी दे देगी, टरबाइन रोटेट होगा, वहां से वर्क प्रोड्यूस होगा, और लो प्रेशर और टेम्परेचर गैसेस यानी कि लो एनर्जी गैसेस जो है वो 4 पॉइंट पे टरबाइन से बाहर आएंगी, और उसके बाद उनको एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्लोज्ड साइकिल। ठीक है, ये थे ओपन साइकिल, अब देखते हैं क्लोज्ड साइकिल। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में 4 कंपोनेंट होते हैं, ओपन साइकिल गैस टरबाइन में 3 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट सेम रहते हैं, कौन कौन से, कंप्रेसर और टरबाइन, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, साइकिल जो है वो क्लोज्ड रहेगी, यहां से स्टार्ट होगी कंप्रेसर के इनलेट से, इसको हमने 1 पॉइंट मार्क कर लिया। देखिए कैसे स्टार्ट होगी, 2 कंपोनेंट सेम है, कंप्रेसर और टरबाइन, 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट चेंज हो गया और एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया। यहाँ पे क्या था, कंबस्शन चैम्बर था, अब यहाँ पे कंबस्शन चैम्बर नहीं होगा, एक हीट एक्सचेंजर होगा। कंबस्शन चैम्बर नहीं होगा, एक हीट एक्सचेंजर होगा। ध्यान से समझना, क्लोज साइकिल और ओपन साइकिल में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे एक इंटरकूलर ऐड हो गया, इंटरकूलर या फिर ये भी बेसिकली इंटरकूलर भी एक हीट एक्सचेंजर ही है। तो ये क्या करते हैं, हीट को एक्सचेंज करते हैं वर्किंग फ्लूइड से किसी दूसरे फ्लूइड। ठीक है, अब देखो साइकिल कैसे स्टार्ट होती है। एयर जो है, एक बार, या तो क्लोज साइकिल है, हर बार नया मास आएगा नहीं, एक बार जो मास यहाँ पे फिल कर दिया वही इसमें चलता रहेगा, इसमें मास चेंज नहीं होगा, चाहे एक्चुअल कैलकुलेशन हो या फिर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हो। जो मास हमने एयर का यहाँ पे फिल कर दिया, सपोज दैट मास इज Ma, तो यही मास पूरे में सर्कुलेट करेगा, यहाँ पे मास ऐड नहीं होगा जैसे कंबस्शन चैम्बर में ओपन साइकिल में ऐड हुआ। तो 1 पॉइंट पे Ma मास जो है एयर वो एंटर करेगी कंप्रेसर में। ठीक है, यहाँ पे भी
कंप्रेसर और टरबाइन एक ही शाफ्ट से कनेक्ट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ भी एक ही शाफ्ट से कनेक्ट रहेंगे। कंप्रेसर जो है वो टरबाइन से चलेगा। अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि कंप्रेसर स्टार्टिंग में कैसे चलेगा, ठीक है। तो कंप्रेसर जो है वो एयर जो है वो कंप्रेस होगी 2 पॉइंट पे, प्रोसेस सेम रहेगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो 1 पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, जो टेम्परेचर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा। कंप्रेशन के बाद इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि P2 जो होगा वो P1 से ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और साथ ही जैसे मैंने पहले भी बताया था कि साथ में इसके टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो T2 रहेगा वो भी T1 से ज्यादा रहेगा। अब ये जो हाई प्रेशर एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, वो जाएगी इस हीट एक्सचेंजर में। इस हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद उसमें क्या होगा, हीट ऐड हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे। वहां देखो प्रेशर इसका कंप्रेसर में इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इसमें हीट ऐड कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रखेंगे। वो एयर जो है वो किसी के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होगी, वो ऐसे ही गर्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जैसे किसी क्लोज्ड वेसल में उसको रख के हमने गर्म कर दिया, उसको हीट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो एयर ही रहेगी ना, उसमें कोई मास ऐड होगा ना वो किसी के कांटेक्ट में आएगी, उसमें हम सिर्फ यहाँ पे हीट ऐड कर देते हैं। हीट ऐड करने के बाद में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब वो बाहर आएगी 3 पॉइंट पे, तो वो एयर ही रहेगी, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, एयर ही रहेगी, मास भी चेंज नहीं होगा, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ क्या, टेम्परेचर, प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। 2 3 अगेन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहेगा। तो 1 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जिसमें प्रेशर भी सेम है, मास भी सेम है, केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, सिर्फ चेंज होगा तो क्या, टेम्परेचर। जो T3 रहेगा वो ज्यादा रहेगा T2 से, ठीक है। अब ये जो एयर है, प्रेशर कंप्रेसर में इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में इंक्रीज हो गया, तो हाई प्रेशर टेम्परेचर एयर अब एंटर करेगी टरबाइन, और टरबाइन को अपनी एनर्जी देने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। टरबाइन से मैकेनिकल वर्क हमें मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करने के बाद वर्क मिलेगा। उसके बाद जो एयर है, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, तो हम उस एयर को रीयूज कर सकते हैं। तो लेकिन उसको रीयूज करने के लिए यहाँ 4 पॉइंट पे जो उस देखो यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया 3 से 4 में, दिस पॉइंट इज 4 पॉइंट, 3 से 4 में एक्सपेंशन हो गया, 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर था, यानी कि यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P2 था। 3 पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, P2 ही रहेगा वहां पे भी। और 4 पॉइंट पे जो इसका एक्सपेंशन हो गया, यानी कि प्रेशर डाउन होने के बाद ये प्रेशर किसके बराबर पहुंच गया, 1 पॉइंट के प्रेशर के बराबर पहुंच गया। यानी कि P2 और P3 सेम है और P4 और P1 सेम है, लेकिन टेम्परेचर जो था वो T1 के बराबर नहीं हुआ। T4 का जो टेम्परेचर है, T4 इज ग्रेटर देन T1 एंड P4 इज इक्वल टू P1। ये बात को ध्यान से समझिए कि 4 पॉइंट पे एक्सपेंशन के बाद वो एयर जब टरबाइन से बाहर आई तो उसका प्रेशर तो P1 हो गया, प्रेशर तो मैच कर गया 1 पॉइंट से, लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ। T4 जो था वो T1 से काफी ज्यादा रहा। अब अगर इस T4 को डायरेक्टली हम कंप्रेसर में एंटर करा देते हैं, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से कंप्रेसर की जो वर्क इनपुट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। ये हम कंप्रेसर, जब एयर कंप्रेसर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे T4 से T1 टेम्परेचर तक उसको कूल करना पड़ेगा, और उसको कूल करने के लिए हमने यहाँ पे लगाए कूलर, ठंडा करने के लिए। तो इस एयर को हम इस कूलर से पास करेंगे, कूलर से पास करने में जो अपनी हीट है वो ट्रांसफर कर देगा, किसी और को दे देगा, कोई ठंडा फ्लूइड उसको कर देंगे। जैसे अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ज्यादा गर्म है, तो आपने क्या किया, उसको ठंडा कर लिया। कैसे, या तो उसमें ठंडा पानी मिला सकते हैं, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, या फिर किसी ठंडे पानी के बड़े बर्तन में उस ग्लास को रख सकते हैं ताकि वो जो पानी है उसमें ग्लास में एंटर ना करे, तो वो ठंडा हो जाएगा। उसी तरीके से ये हो गया नॉन कॉन्टेक्ट टाइप,
और अगर ठंडा पानी उसी में मिला दिया तो वो क्या, कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में दूर दूर से ही हम उसको क्या करेंगे, कूल कर लेंगे, उसका टेम्परेचर भी T1 पे ले जाएंगे। अब प्रेशर तो पहले ही P1 पे आ गया था, जैसे ही टेम्परेचर T1 पे आ गया, इसकी जो इनिशियल कंडीशन थी 1 पॉइंट की जो कंडीशन थी P1 और T1 वो रीस्टोर हो गई और फिर से साइकिल यहाँ से रिपीट। तो ये हो गया क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली वो ये है कि यहाँ पे जो कंबस्शन चैम्बर था उसमें डायरेक्ट फ्यूल ऐड हुआ था, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई थी, और 3 पॉइंट पे जो बाहर निकला था वो कंबस्शन प्रोडक्ट से एग्जॉस्ट गैसेस। लेकिन यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर है, एयर सिर्फ इसमें एंटर करी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और एयर ही बाहर आ गई। अब वो जो एयर है एक बार हमने फिल कर दी, वो टरबाइन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड क्वालिटी फ्यूल यूज करने का कोई फायदा नहीं, बैड क्वालिटी भी करो, क्यों, क्योंकि वो एयर के साथ में मिक्स होना ही नहीं है। भाई टरबाइन पे जो जाएगी वो तो एयर जाएगी, तो एक बार आपने साफ करके एकदम एयर को प्योर बना के उसमें साइकिल में आपने फिल कर दी, वही रोड वही आपने सर्कुलेट करती रहेगी, वही एनर्जी ट्रांसफर करती रहेगी। तो आप कैसा भी गंदे से गंदा फ्यूल यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो उस फ्यूल की हीट सिर्फ हीट ट्रांसफर करनी है, कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है उसको, ठीक है। अब देखो मोनो एटॉमिक गैसेस अगर हम इसमें यूज करते हैं तो एफिशिएंसी ज्यादा रहती है। मोनो एटॉमिक एयर की जगह देखो कोई भी एक गैस हमें इसमें फिल करनी है और वही गैस साइकिल में सर्कुलेट होती रहेगी, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, वो कंबशन प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी। तो एयर भी यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं, वो कोई और गैस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है, डाई एटॉमिक गैसेस। अगर हम मोनो एटॉमिक गैसेस यूज करते हैं तो ज्यादा यहाँ से इफिशिएंसी हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैसेस का जो गामा होता है वो ज्यादा होता है, डाई एटॉमिक गैसेस का जो गामा है वो कम होता है। तो गामा का क्या इफेक्ट है, आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें उसको ध्यान से समझेंगे कि मोनो एटॉमिक गैस इसमें यूज करने का क्या फायदा है। हालांकि करते नहीं है, करते एयर ही, ठीक है। अब ये क्या होता है, हैवी होता है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि इसमें एक अलग कंपोनेंट ऐड हो गया ना, इंटरकूलर, ठंडा करने के लिए एक और एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर यहाँ पे ऐड हो गया। तो कंबस्शन चैम्बर तो छोटा सा होता है, एक हीट एक्सचेंजर यहाँ लग गया, एक हीट एक्सचेंजर यहाँ लग गया यहाँ पे, तो ये जो साइकिल है वो हैवी हो जाती है, वेट ज्यादा हो जाता है इसका। वेट ज्यादा होने की वजह से इस साइकिल को हम एयरक्राफ्ट में यूज नहीं करते, क्योंकि उड़ने के लिए लाइट वेट चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, देखो लीकेज की भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो निगेटिव प्रेशर, निगेटिव का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर, और अगर कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसमें घुसने की कोशिश करेगा ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, तो लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे इंटरकूलर में निगेटिव प्रेशर की वजह से लीकेज के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसको जो जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं, शिप्स में, सबमरीन में, या फिर अपने पावर प्लांट में जो स्टेशनरी एप्लीकेशन है वहां पे यूज करते हैं, क्योंकि ये भारी हैवी होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट में इसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हैवी होता है और एयर उड़ने के लिए लाइट वेट चाहिए होता है। So this is the closed cycle gas turbine.